खबर पहाड़ के फेसबुक लाइव में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम लालकुआं विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो हम इस वक्त लालकुआं विधानसभा में ये NH 109 है जो कि लालकुआं विधानसभा से बीचों बीच होकर गुजरता है, जो जिसको हम बरेली टू बागेश्वर या दिल्ली टू काठगोदाम या नैनीताल कहें वो है। और आज यहाँ का सियासी तापमान बेहद गर्म है। वो इसलिए क्योंकि इस विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आए हैं और आज लालकुआं से उनका नामांकन होना है। और इस वक्त हम नामांकन स्थल पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक नॉमिनेशन के लिए केवल 2 लोग अंदर जाएंगे और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके भी पुख्ता इंतजाम हैं। लालकुआं विधानसभा के पहले इतिहास की बात करूं तो ये 2012 में परसीमन के बाद लालकुआं विधानसभा बनी। और खास बात यह है कि 2012 में यहाँ से निर्दलीय विधायक रहे हरिश्चंद्र दुर्गापाल और 2017 में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं में परसीमन के बाद जब तीसरी बार लड़ रहे हैं तो एक खास चुनौती ये भी है कि कांग्रेस का अब तक अधिकृत प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीता है। हालांकि हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने PDF के रूप में हरीश रावत सरकार को 2012 में समर्थन दिया था, लेकिन परसीमन के बाद अलग हुई लालकुआं विधानसभा सीट में भाजपा और निर्दलीय का कब्जा रहा है अब तक और कांग्रेस के खाते में ये सीट नहीं गई है। लेकिन इसीलिए ये सियासी समीकरण भी महत्वपूर्ण है कि आखिर हरीश रावत के चुनाव लड़ने के बाद क्या लालकुआं की तस्वीर बदलेगी, क्या यहाँ के समीकरण बदलेंगे। और एक सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है कि इस विधानसभा को ब्राह्मण बहुल्य विधानसभा कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर अब तक जितने कैंडिडेट थे वो ब्राह्मण थे और इस बार पहली बार ब्राह्मण से ठाकुर कैंडिडेट को ये सीट शिफ्ट हो गई है। चाहे हरीश रावत है, उनको ठाकुर नेता माना जाता है। डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट वो भी ठाकुर क्षेत्र से आते हैं। तो ये ब्राह्मण बहुल्य विधानसभा से ठाकुर सीट के क्या सियासी समीकरण रहेंगे, इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात की जाएगी कि आखिर यहाँ के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, यहाँ का युवा क्या सोचता है, लालकुआं विधानसभा की मुख्य समस्याएं क्या हैं, यहाँ पर सड़क, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। भाई साहब, आप ये बताइए कि आखिर आप एक नौजवान युवा हो, क्या सोचते हो कि आखिर आपकी विधानसभा में क्या किन किन चीज़ों की समस्याएँ आपको लगती हैं? कई कई समस्याएं हैं, जैसे कि सड़क की समस्याएं हैं। करीब 5 साल से आप देख सकते हैं कि बड़ी रोड और लालकुआं की जो है हाईवे रोड है ये रुकी पड़ी है, तो इसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया पूरा। बाकी गोला की जो समस्या है सबकी सबसे ज़्यादा मेन आमदनी के कारण कहते हैं, तो ये गोला है, तो गोला से भी समस्या है। बाकी सेंचुरी मिल की जो बदबू की जो समस्या है ये भी एक तरीके से बढ़ती जा रही है, हल्दू चौड़ तक इसको देखा जा रहा है। तो कई समस्याएं हैं और अब देखते हैं अब क्या होता है। बाकी आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी सेंचुरी पेपर मिल स्थापित है और वो लगातार उसके प्रदूषण से यहाँ के लोग लंबे समय से परेशान हैं और उसका एक प्रदूषित नाला भी यहाँ बहता है जिसको कवरिंग करने की हम लंबे समय से मांग उठी रहती है। तो सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण का मुद्दा भी चुनाव में एक मुद्दा बनता है। इसके अलावा बिंदुखत्ता में राजस्व गांव का मुद्दा हो, नेशनल हाईवे का मुद्दा हो, जिस शहर में हम मौजूद हैं उस शहर के मालिकाना हक का मामला हो या इस शहर के विस्तार का मामला हो, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। भाई साहब, आप बताइए। ये लोकल नहीं है, ये एक पॉइंट मुझे बड़ी अच्छी तरह याद आया कि जब पिछली बार किच्छा विधानसभा से हरीश रावत चुनाव लड़े थे तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल पर्यटन हुआ था, यानी कि दूसरी विधानसभाओं में हरीश रावत के चाहने वाले लोग उस विधानसभा में पहुंचे थे, जबकि हरीश रावत के लिए वोट मांगने के लिए एक बड़ी समस्या आ गई थी कि स्थानीय जो कांग्रेस के लोग थे वो जो मतदाता हैं उन पर न पहुंचकर बाहरी लोगों की संख्या वहां बढ़ी थी। तो ये पॉलिटिकल एनालिसिस यहाँ पर लगातार चलता आ रहा है कि क्या इस बार बाहर के लोगों को जो है वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या यहाँ पॉलिटिकल पर्यटन होगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार जो है देखने को आ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलनकारी हैं हुकम सिंह कुंवर, वो भी पहुँच गए हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सियासी समीकरण इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। सर, आप तो खुद हल्द्वानी से दावेदार थे, आज लालकुआं में हैं, क्या लग रहा है? देखिए, छोटा राज्य है, यहाँ आयाराम गयाराम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि टिकट बंटवारे के बाद
स्थिति 31 तारीख के बाद स्पष्ट होगी कि कितने नाम वापस होंगे, कितने रहेंगे, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार भी जगह जगह खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि 31 के बाद जो चुनाव सरगर्मी हुई तेज होगी, और मैं जहां तक सोचता हूं कि लाल कुआं विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी आ रहे हैं, तो उनसे आने से पूरे जिले में एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है और इससे चुनाव बहुत गतिमान हो गया और हॉट सीट हो गई है ये। संध्या डालाकोटी का क्या होगा? देखिए, संध्या डालाकोटी जी मैं समझता हूं कि बहुत जुझारू कार्यकर्ता है और पहले उसको टिकट मिला समीकरण के आधार पर, कई टिकट बदले गए, उसमें उनका टिकट भी बदला गया। उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि भविष्य को देखते हुए वो कांग्रेस के विचारधारा के साथ आएंगी, ये मुझे उम्मीद है। वो तो कह रही हैं कि आपने महिला का अपमान कर दिया। नहीं, ये मैं मानता हूँ महिला टिकट बटा था, वो टिकट कैसे बटा, फिर कैसे कटे, कई समीकरण के अंदर बटा, उसमें अपमान जैसी मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है। वो हमारी बहन है। कल रावत जी भी उनके यहाँ गए थे कि मेरी बेटी है और बेटी के खिलाफ लड़ने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, संध्या आपकी बेटी है तो पिता तुल्य है, तो आपके साथ आएंगी वो, ये विश्वास है उन लोगों में। बेटी तो मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि कल भी हरीश रावत जी देर रात तक उनके पास रहे, उनको मनाने की कोशिश की, कई और नेता भी कांग्रेस के आपके मनाने गए, लेकिन अब तक तो ऐसा कोई सामने आया नहीं। क्योंकि उन्होंने जो कल जनपंचायत की है उनमें जनता का फैसला, उन्होंने कहा कि जनता जो कहेगी वो हम करेंगे, क्योंकि वास्तव में जब आपने ही कहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अब चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि संध्या जी का आक्रोश बहुत जायज आक्रोश है और उनका गुस्सा भी बहुत जायज गुस्सा है, क्योंकि एक बार टिकट मिलने के बाद बदलना नहीं चाहिए, लेकिन हाईकमान के निर्णय के सामने सबको झुकना पड़ता है। पार्टी फोरम में अगर हमें रहना होगा तो पार्टी सिद्धांतों की तरह हमें चलना पड़ेगा, ये मैं मानता हूं, क्योंकि पार्टी के निर्णय बदलते भी हैं और कभी सुलटते भी हैं। हो सकता है कल भविष्य में उनको टिकट मिल जाए यहाँ से। अब ऐसे समीकरण कुछ ऐसे बने कि टिकटों में लास्ट जो लिस्ट आई उसमें कुछ ऐसे समीकरण बने कि हाईकमान को करना पड़ा, उसका सर्वे करना पड़ा उनको। मैं समझता हूँ संध्या जी की बहुत गुस्सा जायज है, लेकिन वो गुस्सा शांत होगा धीरे धीरे। मैं समझता, मेरी भी उनसे फोन में बात हुई थी, लेकिन बहुत उत्साहित थी वो। अब आज देखो नॉमिनेशन करते हैं या नहीं करते, या 31 को वापस लेते नहीं लेते, ये तो उनके उस पर निर्भर करता है। लेकिन मैं समझता हूँ उनका जो राजनीतिक कैरियर है और जीवन है, ब्लॉक प्रमुख रही हैं और अच्छी जुझारू कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूँ उनके भविष्य को देखते हुए उनको हरीश रावत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, क्योंकि रावत जी मैं समझता हूँ कि उनका बहुत उम्र के हिसाब से उनका चुनाव अंतिम ही माना जा सकता है। आगे क्या होगा तो भविष्य है उनकी उम्र के हिसाब से। हरीश रावत किच्छा से चुनाव लड़े, पड़ोस की सीट है, मिलती हुई सीट है लालकुआं विधानसभा से, बुरी तरह से हारे, और कांग्रेस का क्या रोल रहा ये आप सब जानते हो। फिर लालकुआं आए हैं, रामनगर से शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ भी 3 दिन तक लगातार बगावत चली। आप हरीशचंद्र दुर्गापाल के आवास में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। आज वो लालकुआं विधानसभा में आ गए हैं, क्या किच्छा जैसा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी? देखिए, पिछला जो चुनाव था ना, मैं समझता हूँ पिछला चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव था, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड में हो। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं, पब्लिक के अंदर एक बदलाव का संकेत आ रहा है, जैसा मैं समझता हूं जनता के बीच में जाता हूं। देखिए, हम भी उम्मीदवार थे हल्द्वानी में, हमें टिकट नहीं मिला, हमें विड्रॉ करना पड़ा। अब वहाँ सुमित हृदय जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। अब भाई पार्टी में रहना होगा तो पार्टी के हित में हमें काम करना पड़ा, ये तो मान के चलना पड़ेगा हमें। और पार्टी छोड़ दो तो आप स्वतंत्र है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि संध्या जी के कैरियर को देखते हुए संध्या जी को पार्टी के साथ जुड़ा रहना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है एक बड़ा भाई होने के नाते। क्योंकि मेरा भी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है, 40 साल का रहा है। मेरे टिकट तो कई बार कटे हैं, आज भी कटा है, आज भी उम्मीदवार हूँ, सबसे योग्य उम्मीदवार था, लेकिन मेरा टिकट कट गया, क्या करो बताओ। अब मुझे पार्टी में रहना है तो पार्टी के हित में हमें काम करना है, ये मान के चलना है। मैं चाहता हूँ कि जो आदमी कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ा है, पार्टी अगर कोई निर्णय कभी लेती है तो उसको मानना चाहिए। गुस्सा पीना पड़ेगा, गुस्सा पियोगे इसका फल मीठा होगा, ये मान के चलना, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश में क्या लहर है? देखिए, प्रदेश के अंदर तो मैं समझता हूँ कि बदलाव की लहर है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बदलाव की लहर है और उत्तराखंड के अंदर भी बदलाव की लहर है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर मैं एक राज्य आंदोलनकारी भी रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये जो 5 साल गए ये बिल्कुल माइनस में गए। इसमें 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन एक मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल ऐसा नहीं है। बेरोजगार परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, और पलायन बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ चुकी है। मैं समझता हूँ एक भी उपलब्धि आप देखिए, यहीं पर ट्रांसपोर्ट नगर का मामला है, ISBT का मामला है, खेल मैदान का मामला है, आप सड़कों की हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य की आप हालत देख लीजिए, कहीं कुछ बीजेपी के बाद कहने के लिए नहीं है। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं इनके तो खुद ही जो चेहरा है मुख्यमंत्री को खुद ही भाग रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी चेहरे की बात भी नहीं हो रही है, और मुख्यमंत्री बनना तो एक बड़ा भागी का काम है। हम तो नहीं समझते थे पुष्कर धामी कभी मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो राज्य मंत्री के लिए लाले पड़े थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी, पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। कल पार्टी की क्या स्थिति रहती है,
कितने विधायक जीतते हैं, किसके कितने जीतते हैं, ये बाद में मंथन के बाद मुख्यमंत्री तय आपके इलेक्शन कमेटी के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत के रूप में हैं और बीजेपी का लगातार आरोप है जो उनके खुद जो है रामनगर में उनके लाले पड़ गए थे, अब वो लालकुआ खिसक गए। देखिए ऐसा है ना, देखो राजनीति के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, मैं मानता हूँ कि प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतिस्पर्धा इस स्तर तक भी जाती है कि कभी कभी बेटा बाप से भी लड़ जाता है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदा होती है। लेकिन उसको हाईकमान ने सुलटाने का काम किया, जैसे रणजीत राव जी को सल्ट शिफ्ट किया, महेंद्र पाल जी को रामनगर ले गए, महेश शर्मा की नाराजगी थी, महेश शर्मा ने काम किया था, उनको महेश शर्मा जी को दिया गया। अच्छा, लालकुआं के अंदर भी ऐसा स्थितियां बनी कि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी को आना पड़ा और आए, वो हाईकमान का निर्णय था उनका। मेरी कल राव जी से बात हुई, कहते यार मेरी व्यक्तिगत बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन हाईकमान ने चूंकि निर्णय ले लिया लास्ट पल में, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। भाजपा ने एक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट को यहाँ उम्मीदवार बनाया है, जमीन में पकड़ रखते हैं, ठाकुर कैंडिडेट हैं, ब्राह्मण सीट से ठाकुर में तब्दील होगी, हरीश रावत भी ठाकुर चाहते हैं। क्या लगता है आपको, जातिगत समीकरण चुनाव में बहुत मायने रखते हैं? मैं समझता हूँ उत्तराखंड के अंदर, विशेष तौर से उत्तराखंड के अंदर जातिवाद कभी हावी नहीं रहा राजनीति के अंदर। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने इतना क्षेत्र में काम किया और मैं समझता हूँ कि ठाकुर बाहुल्य सीट थी ये, और हमेशा गोविंद पंडित जी, नारायण दत्त तिवारी जी ने यहाँ पर राज किया और कभी ये बातें नहीं आई। ये संकीर्णता राजनीति के अंदर होनी भी नहीं चाहिए। अगर ये हम इस चीजों में बढ़ जाएंगे, जाति में, धर्म में, तो इससे न तो देश का भला होने वाला है, न क्षेत्र का भला होने वाला है, न कोई विकास होने वाला है। एक संकीर्ण मानसिकता होगी। आपको देश में बदलाव के लिए और विकास के लिए अपने निर्णय को करना पड़ेगा। हर पार्टी का आपके सामने सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देख लिया, कांग्रेस को भी आपने देखा है। आप निर्णय कर सकते हैं कि कांग्रेस अव्वल ही निकली होगी। नारायण दत्त जी का आप विकास देखिए, आप मेडिकल कॉलेज से लेकर सारे यूनिवर्सिटी से लेकर, आज भारतीय जनता पार्टी एक काम ऐसा बता दे उत्तराखंड के अंदर जो नौजवानों के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो या व्यापारियों के लिए हो, कोई एक काम बता दे विकास का, केवल झगड़े कराने के। मैं समझता हूँ कि हरीश रावत जी सर्वमान्य नेता है, हार जीत लगी रहती है। भाई पंडित नारायण दत्त जी जब 2002 में मुख्यमंत्री बने, हरीश रावत जी तब भी मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन रावत जी ने कभी पार्टी से बगावत नहीं की है। उसके बाद सन 2012 में बहुगुणा जी को बना दिया, तब इन्होंने बगावत नहीं करी। भाई अगर एक आदमी पार्टी के साथ लगा हुआ है, उसकी उम्र यहाँ तक पहुंच गई है, एक छोटी सी लालकुआं में आ रहे हैं, तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग नेता है, तिवारी जी के बाद हरीश रावत ही सर्वमान्य नेता है उत्तराखंड के अंदर, ये मान के चलना आप। तो ये जो है कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और राज्य आंदोलनकारी भी हैं, इनका पॉलिटिकल असेसमेंट है। लेकिन लालकुआं विधानसभा में क्या कुछ समीकरण बदलेंगे, उसको लेकर हम लगातार सियासी अपडेट आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं डॉक्टर मोहन बिष्ट, वो यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए आएंगे। और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लिहाजा आज सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन होने हैं और उसी के लिहाज से जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उसका कार्यक्रम नॉमिनेशन के बाद यहीं शहर में जो कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर वो जनता से रूबरू होंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो हम लगातार आपको सियासी अपडेट देते रहेंगे, लोगों के बीच में क्या रुझान है। और यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहे थे, शायद लोग जो है बड़े चेहरों की वजह से अपनी राय रखने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि जो चुनाव है वो छोटी छोटी विधानसभाएं हैं और एक दूसरे से लगती हुए लोग हैं और एक दूसरे से संबंधों से लोग हैं। तो ये भी एक सियासी समीकरण का बड़ा नया उदाहरण है कि वोट डालते समय व्यक्ति वोट डाल के आ जाता है, लेकिन उसको बताने में हिचकिचाहट होती है, वो खुल के ओपन नहीं आता। तो इससे भी जो साइलेंट वोटर जिसको कहा जाता है राजनीति की भाषा में, वो भी यहाँ बड़ी संख्या में है। तो क्या कुछ इसका निचोड़ रहेगा, उसको लेकर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और आप हमारे खबर पहाड़ के फेसबुक लाइव में बने रहे, सब आप सभी का धन्यवाद।